तो लर्नर्स आ चुके हैं हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है। तो जो आप लोगों का सब्जेक्ट संस्कृत होता है और जो आप लोगों का सर का दर्द बना है, तो संस्कृत के सर को दर्द को दूर करने के लिए आज हम लोग संस्कृत के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो 2023 में आप लोगों को एग्जाम होगा उसमें यह सभी क्वेश्चन आप लोगों को छप्पे के छप्पे मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का संस्कृत का आप लोगों के फाइनल एग्जाम में नहीं छूटे। और आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन को क्या करना है कि रट लेना है ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटे। तो फटाफट से हम लोग संस्कृत के VBI क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो संस्कृत के VBI क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? क्या उपनिषद है, क्या संहिता है, या आरण्यक है, या ब्रह्मा ग्रंथ है? कौन सा वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है? तो याद रखिए कि उपनिषद क्या है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? क्या आत्मा है, परमात्मा है, पर्वत है, या हाथी है? बताइए कि अणु से भी छोटा क्या है? तो याद रखिएगा कि अणु से भी जो छोटा है वो है आत्मा। क्या है? आत्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा और अगर आप लोगों को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? जो काव्य मीमांसा ग्रंथ है यह किसने लिखा था? क्या चंद्रशेखर ने लिखा था, या वीरेश्वर ने, या राजशेखर ने, या हिमांशु शेखर ने लिखा था? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कि यह लिखा गया है राजशेखर द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप लोगों को जरूरी मालूम होना चाहिए क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिहार का राजधानी कहाँ है? तो पटना। तो पटना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि गंगा नदी के तट पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? क्या मैथिली कवि थे, या मगही कवि थे, या आंगल कवि थे, या भोजपुरी कवि थे? विद्यापति कौन थे? तो याद रखिएगा कि जो विद्यापति थे या एक मैथिली कवि थे। क्या थे? मैथिली कवि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? यानी क्या है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो वह कौन से ऋतु में मनाया जाता था? क्या शरद ऋतु में, या वर्षा ऋतु, या ग्रीष्म ऋतु, या हेमंत ऋतु? किस में मनाया जाता था? तो याद रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था यह शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? क्या आलस को माना गया है, या क्रोध को, या क्षमा को, या बल को? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि नीतिकारों द्वारा जो शत्रु माना गया है वह क्रोध को माना गया है, क्रोध को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? जो महर्षि याज्ञवल्क्य थी उनके पत्नी का नाम क्या था? यही पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी का नाम था याद रखिएगा कि वह था मैत्रेयी जी। क्या था? तो मैत्रेयी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 में क्या है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? जनक की सभा में कौन शास्त्रार्थ महिला थी? ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, तो आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि जनक के सभा में जो शास्त्रार्थ कुशल महिला थी वह कोई और नहीं बल्कि वह थी गार्गी वचन कवि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि विजायिका किस कल्प की कवित्री थी? जो विजायिका थी वह किस कल्प की कवित्री थी, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि वह प्रथम कल्प की कवित्री थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि गायनती देवी देवा किल गीतकानी डॉट डॉट पुरुषाम सुरतवातम पद किस पुराण से लिया गया है। मतलब कि ये पंक्ति है पुराण से, यह किस पद से लिया गया है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो यह पद है यह किस पुराण से लिया गया है, तो यह लिया गया है विष्णु पुराण से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में क्या है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कि जो संस्कारों की कुल संख्या है वह है 16। कितना है, तो 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 में क्या है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। भारत महिमा जो पाठ है इसका मुख्य संदेश क्या है। देशभक्ति है, भ्रष्टाचार है, जीवन हत्या है या अधिकार प्रदर्शन है। तो याद रखिएगा कि जो भारत महिमा पाठ है ना इसका मुख्य जो संदेश है वह है कि देशभक्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। जो गोदान है यह किस संस्कार का मुख्य कर्म है। क्या विवाह का है या गृहस्थ का या केशांत का या अंत्येष्टि का है। तो ये किसका है। तो याद रखिएगा कि जो गोदान है ना, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से संस्कार से रिलेटेड बार बार पूछा जाता है, तो ये बीबीआई के श्रेणी में रखिएगा। गोदान किस संस्कार का है, तो याद रखिएगा कि यह है केशांत का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में क्या है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। परम तृप्ति हमें किससे मिलती है। क्या विद्या से मिलता है, क्षमा से मिलता है, अहिंसा से मिलता है या धर्म से मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो परम तृप्ति होता है, और इसे तो आप लोग याद ही रख लीजिए कि परम तृप्ति किससे मिलता है, तो अहिंसा से मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं यही पूछा गया है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि नरक के कितने द्वार है, तो 3 द्वार है। कितने द्वार, 3 द्वार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है। कर्मवीर जो कथा है इसका नायक कौन है। याद रखिएगा कि कर्मवीर कथा का कौन सा नायक है, ठीक है, यही पूछा गया है। और अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस का मिलते रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। और संस्कृत का तो स्पेशली मिलेगा, क्योंकि स्पेशली बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें संस्कृत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया। तो संस्कृत का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कौन था, तो वो था राम प्रवेश राम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में क्या है कि छात्रों का तप क्या है। छात्रों का तप क्या है। क्या अध्ययन है, क्या आलस्य है, या क्रोध है, या क्षमा है। बताइए कि छात्रों का जो तप है वह छात्रों का तप क्या है। तो याद रखिए कि छात्र क्यों तप करता है, अध्ययन के लिए करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। जो स्वामी दयानंद जी थे उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आर्य समाज से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद। अब यहाँ पर पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिए कि जो आर्य समाज की स्थापना हुआ था यह हुआ था 1975 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 में क्या है कि विरजानंद किसके गुरु थे। विरजानंद जो थे यह किसके गुरु थे। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यह वीबीआई क्वेश्चन भी है, क्योंकि गुरु से रिलेटेड भी ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विरजानंद किसके गुरु थे, तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद जी के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी किसकी स्थापना करते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1875 में। यह तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में क्या है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। जो स्वामी दयानंद जी थे उसका परिवार किसका उपासक था, क्या शिव का था या विष्णु का या ब्रह्मा का या नारद का। तो ये भी देखा जाए तो इजी ही क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद के घर में किसके उपासक थे, तो शिव शंकर, मतलब कि भगवान शिव के थे। क्योंकि वही थे तो क्या करते कि स्वामी दयानंद जी जब देखते हैं कि मूसा क्या है कि उनकी प्रसादी को झूठा कर देता है तो वह समझते कि ये सभी क्या है, ये सभी नौटंकी है, मतलब कोई भगवान नाम का चीज होता ही नहीं है। ऐसा वो उसी समय से तो सोचने लगते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शिव का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 में क्या है कि मंदिका निवर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जो मंदिका निवर्णम पाठ है यह किस ग्रंथ से संकलित है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो यह संकलित है यह है वाल्मीकि नारायण से। किससे है, तो वाल्मीकि रामायण से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 में क्या है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष के किस रूपक का भाग विशेष है। जो यह कर्णस्य दानवीरता पाठ है यह मतलब किस रूप का विशेष भाग है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि ये किसका है, तो यह है कर्ण भारम का। किसका, कर्ण भारम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 में क्या है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। जो राष्ट्रों के बीच द्वेष होता है उसका मुख्य कारण क्या है, क्या दूसरों राष्ट्रों का उत्कर्ष है या परोपकार या भाषा या जाति है। तो राष्ट्रों के बीच का द्वेष का कारण क्या है, तो याद रखिए कि जो राष्ट्रों के बीच का मुख्य जो द्वेष का कारण है वह है दूसरों राष्ट्रों का उत्कर्षण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 में क्या है कि वैर से वैर का शासन क्या है। वैर से वैर शासन क्या है, यही पूछा गया है। तो वैर से वैर शासन क्या है, तो असंभव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आंसर जो बच्चा बता दिया वो समझ लीजिए कि उसका तो तैयारी पूरा लल्लन टॉप है, वो तो एग्जाम में फाड़ कर ही आएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही वीवीआई है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, विजयिका का समय क्या था। तो याद रखिए कि विजयिका का जो समय था वो 8वीं सदी था। क्या था, 8वीं सदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 में क्या है, परपीड़न किस लिए होता है। जो परपीड़न होता है वह किस लिए होता है, पुण्य के लिए होता है, पाप के लिए, या नाश के लिए, या धर्म के लिए होता है। परपीड़न जो होता है वह किस के लिए होता है, तो याद रखिएगा कि जो परपीड़न होता है यह पाप के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। जो कर्मवीर कथा है ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन इसमें क्या ना लैंग्वेज का सिर्फ कमाल है, इसमें लैंग्वेज बदला हुआ है। कर्मवीर कथा में किसकी कथा है, तो ये मैंने बताया किसका है, तो राम प्रवेश राम का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भिखन टोला गांव कहाँ है। भिखन टोला गांव कहाँ है। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का प्रैक्टिस का नहीं छूटे। तो भिखन टोला गाँव कहाँ है, तो याद रखिएगा कि यह हमारे प्यारे बिहार में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है क्या कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। जो स्वामी दयानंद जी थे जो क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ था वह किस गांव में हुआ था, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो उनका जन्म हुआ था वह हुआ था टंकारा गांव में। कहां पर, टंकारा गांव में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।